SBI क्लर्क बैंक में मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरा ये लक्ष्य उसमें ये बन गया था कि मैं एक अच्छी जॉब पकड़ूँ उसमें जिसमें मेरे को तैयारी का मौका मिल सके आगे। मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ, फाइनल सिलेक्शन में हुआ, लेकिन मेरे को उसमें कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर मिला तो मैंने उसमें ज्वाइन नहीं किया। मेरा टारगेट और UPSC और RPSC है। यदि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले टाइम नहीं दें। मैंने 5th अटेम्प्ट में पास किया। हेलो साथियों, मेरा नाम शिवराज मीना है। मैंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2018 में 260 रैंक हासिल की है और वर्तमान में मैं SCM रीपा हरिश्चंद्र माथुर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जयपुर में, जिसको OTS के नाम से भी जाना जाता है, मैं एज ए ट्रेनिंग प्रोफेशनल हूँ यहाँ पे। 4 जुलाई से मैं हमको फील्ड अटैचमेंट के लिए जाना है। उसके लिए मुझे राजसमंद ज़िला एज असिस्टेंट कलेक्टर अलॉट हुआ है। मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मेरा जो ग्राम है वो बिहारीपुरा है, जो पंचायत समिति मौजमाबाद जयपुर में आता है। और मैंने अपनी स्कूलिंग 8th क्लास तक ग्राम के जो उच्च माध्यमिक विद्यालय उसमें की है। 9th से 12th में मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो भी सरकारी विद्यालय में हुई है, जिसमें 10th क्लास में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मौजमाबाद और 12th क्लास भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मौजमाबाद में हुई है। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए मैंने राजस्थान महाविद्यालय जयपुर में एडमिशन लिया और इसी दौरान में मेरा एडमिशन मीना छात्रावास जयपुर में हुआ है, जो जालाना एरिया में स्थित है। तो उसके बाद राजस्थान कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, लिटरेचर, ज्योग्राफी से किया है। उसमें मेरी जो परसेंटेज 67% थी। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस से ही मैंने PG राजस्थान यूनिवर्सिटी किया है। इस दौरान मैंने काफ़ी कंपटीशन के एग्ज़ाम भी दिए हैं और मेरा जो एक प्रारंभिक लक्ष्य था वो ये था कि मैं एक जॉब करना है मेरे को। लेकिन जैसे जैसे हमने ग्रेजुएशन की उसके बाद हमको भारतीय प्रशासनिक सेवा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा आदि के बारे में जब सीनियर से गाइडेंस मिला तो उस दौरान माइंड में आया कि हमको भी इसकी तैयारी करनी चाहिए। दरअसल मेरा सिलेक्शन 2010 में SBI क्लर्क में भी हुआ था। उसके बाद मेरा बैंक PO सिंडिकेट में हुआ तो SBI क्लर्क बैंक PO मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरा ये लक्ष्य उसमें ये बन गया था कि मैं एक अच्छी जॉब पकड़ूँ उसमें जिसमें मेरे को तैयारी का मौका मिल सके आगे। उसके बाद 2010 में अदर एग्ज़ाम भी मैंने असिस्टेंट कमांडेंट पास की, CDS मैंने पास की। तो एक उसके आधार ये था कि नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है UPSC और RPSC है। 2010 में मैंने अपना RS का पहला मेंस लिखा था और 2009 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। और उसके बाद मैंने CGL के थ्रू जो एग्ज़ाम होती है उसमें मेरे को 2011 में मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ और 2012 में मैंने इस दौरान हैदराबाद जोन मिला और मैंने वहाँ ज्वाइन किया। अब 2010 में मैंने पहला RS मेंस एग्ज़ाम दिया लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद 2012 से मैं जैसे हैदराबाद गया तो कंटिन्यू मैंने तैयारी जारी रखी। 2012 में मैंने RS मेंस 2012 का भी दिया, उसमें मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ, फाइनल सिलेक्शन में हुआ, लेकिन मेरे को उसमें कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर मिला तो मैंने उसमें ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो अभी वाली जो वो बेटर है, थोड़ा इसमें टाइम भी मिल जाएगा। फिर 2013 में RS मेंस था, उसमें मैंने दिया लेकिन 2013 में मेंस मेरा लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि मैं टाइम इतना दे नहीं पाया। मेरी जो पोस्टिंग थी वो भी काफ़ी ऐसे स्थान भी जहाँ मेरे को काम वर्कलोड ज़्यादा था। उसके बाद मैं 2016 का मैंने RS मेंस दिया, उसमें इंटरव्यू कॉल हुआ लेकिन फाइनल सिलेक्शन फिर नहीं हुआ। और 2018 में ये मैंने जो RS का दिया उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, 260 मेरी रैंक है और मुझे एज ए प्रॉपर RS अलॉट हुआ है। अब दोस्तों जर्नी की बात यह है कि सिलेक्शन बहुत से लोगों को होता है, मे भी मेरा लेट हुआ है क्योंकि मैंने कुछ गलतियां इसलिए की क्योंकि मैंने जॉब के साथ तैयारी की। मे भी यदि मैं विदाउट जॉब के साथ ही तैयारी करता तो शायद मैं 2012 वाला जो अटैम्प्ट था उसमें शायद सिलेक्शन ले जाता। अब ठीक है वो भी। उसके अलावा मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा का भी एग्ज़ाम दिया। 2013 से मैंने कंटिन्यू 2013 में मैंने मेंस दिया, उसमें मेरा मेंस नहीं हुआ। 2014 में मेरा मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, मैंने UPSC का 2015-14 वाले के साथ इंटरव्यू दिया लेकिन फाइनल सिलेक्शन वहाँ नहीं हुआ। 2015 फिर मैंने मेंस दिया। उसके बाद मैंने UPSC का ड्रॉप किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि UPSC और RPSC दोनों के साथ करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैंने 2 अटेम्प्ट विदाउट करके 2018 में फिर UPSC मेंस दिया था और उसी साल मेरे RS का फ्री था। उसके बाद 2019 में RS मेंस दिया। तो ये लंबाई जर्नी इसका रीज़न ये भी रहा है क्योंकि मैंने UPSC और RPSC दोनों को साथ साथ लेकर चला प्लस जॉब, तो ये 3 चीज़ मेरे साथ होने से थोड़ा इसमें डिले हुआ। हालांकि 18 में मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैंने 2021 में इस बार UPSC मेंस फिर लिखा था, हालांकि मेरा मेंस नहीं हुआ। इसका रीज़न ये भी था कि मैं एग्ज़ाम के टाइम एक तो ज्वाइनिंग RS का, उसके अलावा प्लस में रिज़ाइन के लिए हैदराबाद जाना हुआ। तो ये तो मेरी अपनी पर्सनल मेरी इन्फॉर्मेशन बताई। अब अपन यदि अब तैयारी पे आएँ तो देखिए RS की तैयारी करना सबका एक सपना भी होता है और सब बनना भी चाहते हैं। मैं भी मानता हूँ कि करनी भी चाहिए जिनको लगता है कि मेरे में क्षमता है। क्षमता का आपका पता अभी नहीं चलेगा। अब बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि पता नहीं मैं बन पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगी। देखो, बनना नहीं बनना वो हर आदमी के हाथ में नहीं होता। वो डिसाइड ये नहीं कर सकता मैं बनूंगा, वो आपका हाथ में रहता है कि तैयारी करना। तो आपको तैयारी करनी है, आपने डिसाइड कर लिया तो कोई भी आदमी, जो कॉमन सेंस की चीज़ होती है हर आदमी में होता है वो,
तो इसमें डिपेंड होता है आप मेहनत कितना करते हो। तो मेरा तो मानना है कि जिसको बनना है वो तैयारी स्टार्ट करें। अच्छा मौका है, 2021 का मेंस अभी लग चुका है और 2022 की वैकेंसी में भी इस साल के अंत तक पॉसिबिलिटी है कि आई जाएगी। 2021 का रिजल्ट में भी संभावना बता रहे हैं कि 15 जुलाई तक आ जाएगा। तो जो भी तैयारी करना चाहता है मेरे अनुसार उसके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइम यही है कि 2022 की वैकेंसी 2022 के लास्ट तक आ जाएगी, तो अभी से प्रिपेयर करें। अब रही बात तैयारी की कि कैसी तैयारी करनी है और जॉब के साथ तैयारी करनी नहीं करनी है, देखो दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि मेरी जो जर्नी है वो काफ़ी लंबी रहने का रीज़न यही था, मैंने जॉब के साथ तैयारी की। तो आप जॉब के साथ तैयारी कर सकते हो, बस कोशिश ये करो कि यदि मान लो किसी के साथ अभी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि मैं विदाउट जॉब भी मैं 2 या 3 साल निकाल सकता हूँ, तो मेरा ये मानना है कि विदाउट जॉब ही एक बार अच्छे से अपना अटेम्प्ट दे लो, 1 या 2 अटेम्प्ट। उससे ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरा टाइम और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देते हो, तो आपके सिलेक्शन चांस बढ़ जाते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट चांस में भी आरएस में अच्छी खासी रैंक हासिल की है। इस बार हमारे साथ ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिनकी एज अभी भी मतलब 25-26 साल है, क्योंकि वो अटेम्प्ट एग्जाम फॉर्म भरने से लेकर तक इतनी एज हो ही जाती है, तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। आप भी यह सिलेक्शन ले सकते हो, बशर्ते कि आप उस चीज़ को लेके अभी से थोड़ा प्रिपेयर करो सीरियस होके कि मेरे को कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है तो किस इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेनी है। रेगुलर रहो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, कि ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया कल छोड़ दिया। तो सबसे पहले जो तैयारी करने वालों के लिए मेरा सुझाव है कि आरएस का जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिलेबस देखिए क्या क्या आता है, प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितने कट ऑफ जा रही है, कौन सी कैटेगरी में कितने कट ऑफ जा रही है, सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, मटेरियल सोर्स क्या है। वो आपको बहुत सी चीज़ें कहीं भी मिल जाएगी। मतलब मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊँ इस शॉर्ट टाइम में, लेकिन वो आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की गाइडेंस के थ्रू मिल जाएगी, या आप चाहो किसी अपने सीनियर से वो मिल जाएगी। लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको आरएस बनना है, तो सबसे पहले आरएस का सिलेबस देखिए। आपकी ग्रेजुएशन चल रही है या तो आप अपेयर हो रहे हो या हो चुकी है, सिलेबस देखिए। पॉइंट वाइज सिलेबस को आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इनमें बहुत सी चीज़ें मैंने पढ़ रखी है, बहुत सी चीज़ें आप नहीं पढ़ रखी होगी, तो पढ़ रखी है उसका बेसिक आधार आप एनसीईआरटी आपने बना रखा होगा। हर सिलेबस के पॉइंट वाइज, जैसे पॉलिटी ले लिया आपने, ज्योग्राफी ले लिया, इकोनॉमिक्स ले लिया, हर एक का आपका एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आप पढ़ोगे। और दूसरा, पुराने पेपर्स आपको देखने हैं कि आरएस के 4-5 साल के जो भी लगे हैं उनको पुराने पेपर देखिए, उनको देखिए, सिलेबस देखिए, फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और दूसरा मेरा ये कहना है कि प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करते रहिए। आप मेंस के सिलेबस को भी अभी देखिए कि मेंस में कितने पेपर होते हैं। 4 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर में क्या सिलेबस में, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, फोर्थ में क्या है। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि तैयारी को हम अपने तैयारी को फेज़ में कैसे डिवाइड करें, कितना टाइम हम अभी मेंस के लिए दें, प्रीलिम्स मान लो कब होगा, देखो अभी नोटिफिकेशन को डिसाइड नहीं है। तो आप, मेरा सजेशन है कि आप पहले मेंस के लिए पढ़ लें अभी से 5 महीने 3-4 महीने, फिर यदि नोटिफिकेशन डिले होता है, सपोज यदि नवंबर दिसंबर में नहीं आता है किसी रीज़न से, तो आप अपने मेंस की तैयारी कंटिन्यू रखें। जैसे नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आपको कम से कम 2.5 या 3 महीने प्रीलिम्स के लिए मिलते हैं। तो थोड़ा बहुत प्रीलिम्स के लिए अभी से आप 70% आप मेंस के लिए पढ़ते रहे, 30% प्रीलिम्स से पढ़े। जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन उसके बाद आप पूरी तरह प्री पे फोकस कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका मेंस का भी लगभग 50 या 60% सिलेबस प्री से पहले कवर हो जाएगा, आपकी प्रीलिम्स की तैयारी भी हो जाएगी। और प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद आपको जितना टाइम मिलता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो आपका कॉन्फिडेंस ये रहेगा कि मैंने आधे से ज़्यादा सिलेबस पढ़ रखा है। इसके साथ साथ आपको ये करना है कि मेंस की तैयारी के दौरान ही शुरू में आपको थोड़ा बहुत टेस्ट सीरीज़ टाइप अपने को थोड़ा लिखते भी रहना है। क्योंकि देखो मेंस प्रीलिम्स पास करना अपना टारगेट नहीं है। प्रीलिम्स आप 2 महीने की तैयारी में पास कर लोगे, लेकिन यदि प्रीलिम्स पास करने के बाद आपने अपनी मेंस की तैयारी ढंग से नहीं की तो उस प्रीलिम्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मेंस के लिए आपको पहले डिटेल सिलेबस आपको देखना है, पढ़ना है, टेस्ट सीरीज़ देनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करनी है। देखो मेरी सक्सेसफुल के पीछे इतना टाइम लगा तो उसका एक रीज़न ये भी था कि मैं जॉब के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ ही अटेम्प्ट नहीं कर पाया, क्योंकि जॉब के साथ आपको इतना टाइम मिल ही नहीं पाता था कि हम लिख पाएँ। मैं लिखता था लेकिन अपने लेवल पे लिखता था कि मैंने खुद लिखा और खुद ही चेक किया, तो उसमें क्या आपको इतनी एफिशिएंसी नहीं आ पाती। आपको ये करना चाहिए कि आपको टेस्ट सीरीज़ लिखनी चाहिए। एक अच्छे इंस्टीट्यूट की कोई भी, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उनको एक ज्वाइन कर लीजिए, जो भी स्प्रिंग बोर्ड का हो गया या फिर बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप ज्वाइन कर लीजिए। उसको आप रेगुलर उनकी फीडबैक लीजिए, कहाँ कमी है, फिर वापस प्रैक्टिस करिए। तो ये हो गया आपका। आप मेंस के लिए आप इस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। अब उसके बाद इंटरव्यू, एक पोर्शन होता है इंटरव्यू 100 नंबर का होता है, तो उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आप मेंस की जितनी अच्छी तैयारी करेंगे ना, उसके बाद आपके इंटरव्यू की 50% तैयारी तो हो चुकी होगी। इंटरव्यू के लिए आपको अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बायोडाटा होता है, कि आप बायोडाटा अपना तैयार कर लीजिए कि आपकी बेसिक चीज़ें क्या है, आपने कहाँ से स्कूलिंग की, कहाँ से ग्रेजुएशन की, उसका आपकी हॉबी क्या है, आपने जॉब किया तो उसका उसमें बताना पड़ता है। राजस्थान के करंट अफेयर से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बजट हो गया, इकोनॉमी सर्वे हो गया, वो पढ़ना पड़ता है। और सिचुएशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आप आरएस बन गए या आरपीएस बन गए तो क्या करोगे, वो आप जनरल चीज़ होती हैं। आपको आरएस के लिए एक मेरी तरफ से एक तैयारी का टिप्स है,
और मैं फाइनल यही कहूँगा, देखिए तैयारी हर कोई करता है, हर किसी ने की भी है, और कितने लोग फॉर्म भरते हैं आपको पता है कि आरएस की एग्ज़ाम के लगभग 8 या 9 लाख फॉर्म होते हैं, उसमें लगभग 3 या 4 लाख कैंडिडेट प्रीलिम्स में अपेयर होते हैं। उसके बाद लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास प्रीलिम्स पास होते हैं। उसके बाद फिर 15 से प्रीलिम्स के बाद 3 हज़ार के आसपास एंट्री पोल होता है, उसके लास्ट सिलेक्शन 1000 या 1200 लोगों का होता है, जो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी हो। तो इसमें यही है कि आपकी तैयारी स्टार्टिंग फेज से इतनी अच्छी होनी चाहिए, और आपका कॉन्फिडेंस, एक तो सबसे बड़ी तैयारी की करना हर कोई करता है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। आपको एक तो सिस्टमेटिक अपनी चीज़ों को रखना होगा, कॉन्फिडेंस रखना होगा, अपनी चीज़ों में एक क्लियरेंस रखनी पड़ेगी, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बार अपन क्या करते हैं कि एक ऐसा सोचते हैं कि यार 100 टाइम का टाइम है, अपन इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं। नहीं, आपको रेगुलरिटी अपने कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। आपको शुरू में से लग रहा है कि मैं 5 घंटे पढ़ पा रहा हूँ, तो 5 घंटे ही पढ़िए, लेकिन ईमानदारी से पढ़िए। उसको 7 घंटे कर सकते हैं बाद में, फिर 8 घंटे हो जाएंगे, फिर 9 घंटे। तो मेरा मानना है कि आप पढ़ाई को घंटों में मत डिवाइड करिए, तो अपनी रेगुलरिटी बनाइए, ईमानदारी से पढ़िए, लिखते रहिए, कॉन्फिडेंस रहिए, और अपनी हॉबी को टाइम दीजिए। देखो पढ़ाई के दौरान ये भी होता है, बहुत बार लोग अपनी हॉबी को बिल्कुल बाईपास कर देते हैं। नहीं, आपके पास जो हॉबी है, हॉबी आपके इंटरव्यू के दौरान भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी, क्योंकि इंटरव्यू में हॉबी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपकी हॉबी का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जैसे मान लो कोई खेलता है तो उसको कंटिन्यू खेलना चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा आपको डेली, आपको यदि खेलने का है तो खेल सकते हैं। किसी को गाने गाने का शौक है तो गाने गाए, किसी को कविता लिखता है, डायरी लिखना है, तो बहुत सी हॉबी होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है, वो आप उसको डेवलप करिए। इससे क्या होता है, आपकी तैयारी के दौरान आप पे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आप बहुत बार वर्कलोड को रिलीज करने के लिए आपके पास कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए आप करना चाहोगे, और वो हॉबी होती है, उससे वो भी आपको करनी चाहिए। दूसरा, तैयारी के दौरान अपने सीनियर से मिलते रहना चाहिए, कि उनसे पूछना भी चाहिए गाइडेंस। बहुत बार के लोग पूछते नहीं है कि मैं कैसे तैयारी करूँ। आपको अपने जो आसपास के सर्किल है उनसे पूछना चाहिए, टीचर से सजेशन लेना चाहिए, और कि मेरे को और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। और बाकी अंत में यही है कि तैयारी का यही लास्ट मोटो में यही कहूँगा, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप तैयारी डिसाइड कर लिया तो आपको करनी है। बहुत बार क्या होता है, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको नहीं सफलता मिलती है तो आपको अगले अटैम्प्ट भी देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। बहुत बार लोग क्या होता है, प्रीलिम्स फेल हो गए, उसके बाद इतने डिमोरलाइज होते हैं कि अगली बार वो एग्जाम नहीं देते। नहीं, मैंने 5th अटैम्प्ट में पास किया, मेरे को 10 साल लगे हैं, और 10 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप मेरे तरह 10 साल दीजिए, मैं तो ये कहूँगा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन लें। लेकिन यदि आपको फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले टाइम नहीं दें। आपको देखो, आज के इस टाइम में सक्सेस मिलना थोड़ा ईजी नहीं रह गया। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको अपनी तैयारी को इतनी अच्छे से तैयारी करना है कि आपको लगे कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होना चाहिए। लेकिन मान लो कभी ऐसा होता ही नहीं है, तो आपको अगली बार तैयारी करनी चाहिए और देना चाहिए, और आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो मेरा मानना है कि फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं तो सेकंड अटैम्प्ट आपका आराम से होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में दो और नहीं हुआ तो अगली बार में दूंगा नहीं, आपको देना चाहिए। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू।